तर आपण लास्ट क्लासमध्ये आय थिंक थर्ड चॅप्टर, ओके, आपण लास्ट क्लासमध्ये थर्ड चॅप्टर कंप्लीट केला होता, बरोबर? थर्ड चॅप्टर आपला कंप्लीट झालेला आहे. येस ऑर नो? Am I audible, students? ओके, इफ आय एम ऑडिबल प्लीज टेल मी. थर्ड चॅप्टर आपला कंप्लीट झाला होता, आय थिंक कंप्लीट झाला होता. आपल्याला आता फोर्थ चॅप्टर बघायचं आहे. ओके, तर फोर्थ चॅप्टर आहे आपला रेशो अँड प्रोपोर्शन्स. रेशो अँड प्रोपोर्शन. ठीक आहे, स्क्रीन विजिबल आहे? Screen is visible. Everyone, please respond. ओके, ठीक आहे. चला, तर आपला फोर्थ चॅप्टर आहे रेशो अँड प्रोपोर्शन. व्हॉट एक्झॅक्टली मीन्स बाय रेशो? लेट्स रिकॉल. इन अर्लियर स्टँडर्ड्स we have learned about ratio and proportion. We have also solved examples based on it. Let us discuss following example. Now, one example is given. That is, the rava ladu prepared by Vimal are tasty, for which she takes 1 bowl of ghee, 3 bowls of rava, and 2 bowls of sugar. Okay. So here the proportion of rava and sugar is 3:2 or 3 by 2. ठीक है. If 12 units of rava is used, how many units of sugar are required? बघा, विमलने जे रवा लाडू बनवले आहेत ते खूप टेस्टी आहेत. का टेस्टी आहेत? बिकॉज ती जे काही त्याच्यासाठी लागणारं सामान आहे ते सामान ती एका फिक्स्ड प्रोपोर्शन मध्ये घेते. ठीक आहे, लाईक 1 बाउल घी घेणार, त्याच्यानंतर 3 बाउल रवा घेणार आणि 2 बाउल शुगर घेणार. ठीक आहे, मग हे सगळं मिक्स केल्यानंतर जे लाडू बनणार ते टेस्टी बनणार. ठीक आहे. सो सपोज तिला 12 बाउल रवा घ्यायचा आहे किंवा तिला 12 बाउल रव्याचे लाडू बनवायचे, तर तिला किती बाउल शुगर लागणार? हाऊ मेनी बाउल ऑफ शुगर विल बी रिक्वायर्ड? इथे दिलेला आहे 8. ठीक आहे, 8. का 8 दिलेला आहे? बिकॉज बघा, जर 3 बाउल रव्यासाठी 2 बाउल शुगर लागते, करेक्ट? 3 बाउल रव्यासाठी 2 बाउल शुगर लागते, तर 6 बाउल रव्यासाठी किती बाउल शुगर लागणार? 6 बाउल रव्यासाठी किती बाउल आपल्याला शुगर घ्यायला लागणार? गिव्ह युअर रिस्पॉन्स इन चॅट बॉक्स. 4 बाउल शुगर, करेक्ट? नाही मैत्रिणी, 8 बाउल्स नाही ना. 3 बाउल्स ऑफ रवा आहे तर 2 बाउल्स ऑफ शुगर आहे. आपण रवा दुप्पट घेतला तर शुगर पण किती घ्यायला लागणार? दुप्पट घ्यायला लागणार, ट्वाइस, करेक्ट? सो 4 बाउल्स ऑफ शुगर विल बी रिक्वायर्ड फॉर 6 बाउल्स ऑफ रवा. आता 6 ला पण आपण दुप्पट करतोय, म्हणजे 6 च्या ऐवजी आपण 12 बाउल्स ऑफ रवा घेतोय, तर आपल्याला 8 बाउल्स ऑफ शुगर घ्यायला लागणार. ठीक आहे, दिस इज प्रोपोर्शन. That is, preparation of ladu with 12 units of rava requires 8 units of sugar. Alternatively, we can solve the example in a following way. आता सी 3/2 हे जे आहे हे प्रोपोर्शन होतं. ठीक आहे, कशाचं? रव्याचं आणि शुगरचं. ये जो था 3/2, this was the proportion of rava and sugar. So now what we need, we have the quantity of rava, we need the quantity of sugar, so we don't know that the quantity, correct? So we put just x. So cross multiplication, that is 3x is equals to 24, and 3x is equals to 24. This 3 goes this side, divide by 24. ठीक है, so x is equals to 24 divided by 3, that is x is equals to 8. And also there is alternate method. ठीक है, इसमें क्या करना है हमें कि k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि यू प्रेफर दिस मेथड ऑलवेज. ठीक है, आपको किसी भी प्रोपोर्शन को अगर सॉल्व करना है तो यो आप लोग यह मेथड
बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है, नथिंग एल्स. नाउ सी, ratio and proportion. The concept of ratio of two numbers can be extended to three or more numbers. Let us see in the above example of ladus, the proportion of ghee, rava and sugar is 1:3:2. 3:2. Okay, one bowl of ghee, then 3 bowls of rava and 2 bowls of sugar. Okay, here proportion of ghee and rava is 1:3. That means अगर हम 1 बाउल घी ले रहे हैं तो हमें 3 बाउल रवा लेना पड़ेगा. अगर 2 बाउल हम घी ले रहे हैं तो हमें 6 बाउल रवा लेना पड़ेगा और 4 बाउल शुगर लेनी पड़ेगी. ठीक उसी तरह से रवा एंड शुगर का जो प्रोपोर्शन है दैट इज 3:2. ठीक है, 3:2. दिस मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ घी, रवा एंड शुगर इज 1:3:2. ये हम कह सकते हैं. ठीक है, लेट अस टेक k बाउल्स ऑफ घी. लेट अस टेक k बाउल्स ऑफ घी. उसके बाद में हमें कितना बाउल्स ऑफ रवा चाहिए, 3k, और हमें शुगर चाहिए 2k बाउल्स ऑफ शुगर. सो हेंस 12 बाउल्स ऑफ रवा, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ घी एंड शुगर इज रिक्वायर्ड. सो वी नो दैट हमें रवा कितना चाहिए, 3k बाउल्स. ठीक है, यहाँ पे हमें दिया कितना है, 12 बाउल्स. दैट मीन्स 3k इज इक्वल्स टू 12. 3k is equals to 12. So we find out the value of k, that is k is equals to 4. ठीक है, और हमें शुगर कितनी चाहिए, 2k चाहिए. तो हम k की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें शुगर कितनी चाहिए ये हमें पता चल जाएगा. दैट इज 2k is equals to 8. 8 bowls of sugar will be required. Okay, so 4 bowls of ghee and 8 bowls of sugar is required to make ladus of 12 bowls of rava. Okay, now the same concept can be extended for proportion of 4 or more entities. Let us see, if a, b, c, d are in the proportion that is 2:3:7:4. ठीक है, वह a, b, c, d are in the ratio of 2:3:7:4. Let us assume that the numbers are 2m, 3m, 7m and 4m. From given information, value of m can be determined. For example, if the sum of these 4 numbers is 48, then we find these numbers. Like see, हमें बोला गया है कि यहाँ पे a, b, c, d जो है वो 2:3:7:4 प्रोपोर्शन में है, और उन चार नंबर का जो एडिशन है या फिर सम है that is 48. So what we will do, we will just replace this with one single variable. So 2m plus 3m plus 7m plus 4m is equals to होता है 16m, और हमें इनका सम कितना बताया गया है, 48 बताया गया है. So 16m is equals to 48, तो m is equals to 3 आएगा. ठीक है, m is equals to 3 आया. तो पहला नंबर जो है दैट इज 2m, हमने पहले नंबर को कंसीडर किया था 2m, m की वैल्यू है 3, सो 2m इज इक्वल्स टू 6 आएगा. ठीक है, सेकंड नंबर इज 3m, m की वैल्यू है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 9. सिमिलरली 7m इज इक्वल्स टू 21 एंड द फोर्थ नंबर इज 12. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड द नंबर एंड द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 6, 9, 21 एंड 12. ठीक है, उसके बाद में एक और एग्जांपल हम देखते हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन सर्टेन फर्टिलाइजर इज 18:18:10. हियर compound of nitrogen is 18%, compound of phosphorus is 18%, and that of potassium is 10%. Remaining part is of other substances. Find the weight of each of the above compounds in 20 kg fertilizer. अभी देख लो, ये एग्जांपल हमें सॉल्यूशन इसका नहीं देखना है, ये हमें समझ के लेना है. ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी एक फर्टिलाइजर है. फर्टिलाइजर यानी क्या, खाद जो हम पेड़ों को डालते हैं. बराबर फर्टिलायझर तुम्हाला माहिती आहे, बघितलेलं आहे, सगळ्यांनी बघितलेलं असणार. खत, ओके, खत. तर 18-18-10 मराठीमध्ये त्याला आपण डायरेक्टली 18-18-10 असंच खत म्हणतो. ठीक आहे, तो जो खत असतो किंवा वो जो खाद रहता है
उस पे उसकी जो बैग रहती है उस पे लिखा होता है 18:18:18, ठीक है, ऐसा लिखा होता है। तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि इस खाद, मतलब ये जो खाद है हमारा, ये जो फर्टिलाइजर है हमारा, इसमें 18% नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन का कंपाउंड है, और 18% फॉस्फोरस है, और 10% पोटेशियम पोटेशियम है। हुआ कितना देखो, 18 और 18 कितना हुआ, 36, और 36 और 10% कितना हुआ, 46। तो 46% ये तीन कंपाउंड्स है, और बचा हुआ 54 जो है वो अदर सब्सटेंसेस है। ये हमें यहाँ पे पता चल गया। लेकिन उस बैग का जो वजन है दैट इज 20 kg। 20 kg। फाइंड द वेट ऑफ द ईच कंपाउंड इन 20 kg फर्टिलाइजर। अभी देख लो 20 kg वेट है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका अभी समझ लो पहले कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम एग्जांपल्स पे जाएंगे जो अनसॉल्व है उन पे। लेट द वेट ऑफ द नाइट्रोजन कंपाउंड इन 20 kg ऑफ फर्टिलाइजर बी x kg। सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किया है। अगर 20 kg फर्टिलाइजर है तो उसका वेट है x। अगर 100 kg होगा तो होगा 18, क्योंकि 18% हमें दिया गया है, बराबर, 18% हमें दिया गया है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, ये जो 20 है यहाँ पे, दिस इज इन डिवीजन, इट विल गो एंड will multiply with 18. So 18 multiplied by 20 divided by 100, that is 3.6। ठीक है, 3.6 क्या हुआ, 3.6 kg, 3.6 kg of nitrogen in 20 kg fertilizer bag। ओके ऋषि, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, मैं समझाता हूँ फिर से। देखो अभी हमारे पास एक फर्टिलाइजर की बैग है, और उस पर लिखा हुआ है कि इसमें 18% नाइट्रोजन है, और इसमें 18% फॉस्फोरस है, और इसमें 10% पोटेशियम है, ठीक है। सो इन तीनों को मिला के कितना हुआ, 18 और 18 हुआ 36, और 36 और 10 हुआ पोटेशियम का 46% जो है, ये तीन कंपाउंड है। और बचा कितना, 100 में से कितना बचा, तो 54% जो है वो बाकी अदर सब्सटेंस है। तो हमें क्या पूछा है कि ये बैग जो है इसका वजन 20 kg है, तो 20 kg का आप, या फिर 20 का आप 18% निकालिए। तो हमें क्या करना है, 20 का 18% निकालना है हमें। समझ में आया, क्या करना है, सिर्फ हमें 18% ऑफ 20 निकालना है। कैसे निकालते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर 18, 100 में से 18, देखो 100 में से 18, 100% में से 18% अगर नाइट्रोजन है, तो 20 में से कितना, 20 में से कितना, ठीक है, 20 kg की यहाँ पे हमें बैग दी गई है। सो वी फाइंड आउट द वैल्यू दैट इज 3.6 विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो वी कैन से दैट वेट ऑफ द नाइट्रोजन कंपाउंड इज 3.6 kg, ठीक है। उसी तरह फॉस्फोरस भी देखो 18% ही है, तो फॉस्फोरस का भी वेट कितना होगा, सेम वेट होगा 3.6 ओनली, ठीक है। 3.6 ही वेट हो जाएगा किसका, फॉस्फोरस का भी। और उसके बाद में जो बचा क्या, पोटेशियम बचा। इफ वी अज्यूम द वेट ऑफ पोटेशियम कंपाउंड y kg, देन देखो 100 में से कितना परसेंट हमें यहाँ पे दिया गया है, 10% दिया गया है। सो 100 में से हम 10 लेंगे, और 20 में से कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ पोटेशियम कंपाउंड इज 2 kg। तो अभी देखो पहला जो था उसका कितना था, नाइट्रोजन का था 3.6, दिस इज फॉर नाइट्रोजन। फॉस्फोरस का कितना था, 3.6 था, करेक्ट। और पोटेशियम का भी था 2 kg। तो कितना हुआ ये, 7.2 एंड 9.2, 9.2 हुआ, 9.2 kg होगा, ठीक है। ये हुआ 9.2 kg, क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और अदर सब्सटेंस कितना रहेगा फिर, अदर सब्सटेंस कितना केजी रहेगा, बताओ हमारे, 10.8 kg। वेरी गुड मैत्रेया,
देखो बहुत इजी बात है ना। अगर अगर हमारे पास एक 20 किलो की फर्टिलाइजर की बैग है और हमें पता है कि उसमें 9.2 केजी जो है ये तीन कंपाउंड से, तो अदर सब्सटेंस कितना रहेगा? 10.8 केजी रहेगा। वेरी गुड। चलो, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। A car covers distance of 10 kilometer consuming 1 liter of petrol. ठीक है, it will cover a distance of 20 multiplied by 10, 200 kilometers consuming 20 liter petrol, which is very obvious. ठीक है, consuming 40 liter of petrol, it will cover the distance of 40 multiplied by 10, that is 400 kilometer. Let us write this information in tabular form. ठीक है, देखो उस कार का एवरेज कितना है? 10 किलोमीटर का एवरेज है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो 10 किलोमीटर चलती है। 2 किलोमीटर, 2 लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी? फटाफट आंसर्स लिखने हैं। 20, ओके। 200 नहीं, 20। मैंने 2 लीटर पेट्रोल बोला है, 20 लीटर नहीं। अभी मुझे बताओ 7 लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी? 70 किलोमीटर्स। गुड। तो इस तरह से हमें इसका टेबुलर फॉर्म बनाना है कि यह है लीटर का। ठीक है, कितना लीटर? 1 लीटर है हमारे पास, तो कितना जा रही है? 10 किलोमीटर जा रही है। अगर हमने उसमें 20 लीटर पेट्रोल डाल दिया तो वो जाएगी 200 किलोमीटर्स। अगर हमने 40 डाल दिया तो जाएगी 400 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला? देखो हम x डिवाइड बाय y का एक रेशियो निकाल के देखते हैं। व्हाट हैपेंस, लेट्स जस्ट सी। यहाँ पे रेशो आएगा, दिस इज x, दिस इज y, ओके। सो x बाय y इज 1/10 फॉर दिस। अगर हम यहाँ पे अगर देखें, ऑब्जर्व करें और सॉल्व करें, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 2 गया, ये 20 गया, बचा क्या? 1/10। यहाँ पे भी रेशो 1/10 आया, यहाँ पे भी रेशो 1/10 आया। दैट मीन्स एक्स बाय वाई अगर हम करेंगे तो दैट विल बी अ कांस्टेंट टर्म, मतलब एक ही कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा अगर ये प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि x डिवाइडेड बाय y इज कांस्टेंट। ठीक है, द रेशियो ऑफ कंजप्शन ऑफ पेट्रोल in liter and distance covered by the car in kilometers is constant. In such cases, it is said that the two quantities are in a direct proportion or in direct variation. ठीक है, मतलब डायरेक्ट, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर में जा रही है हमारी कार 50 किलोमीटर, बराबर। तो अगर हमने पेट्रोल कम कर दिया, 4 लीटर कर दिया, 4 लीटर हमारे पास, अभी 4 लीटर हमने ले लिया, तो कितनी जाएगी? 40 किलोमीटर जाएगी, यानी कि डिस्टेंस कम हुआ, बराबर। अगर हम 5 की जगह हम 7 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो वो 70 किलोमीटर जाएगी, मतलब पेट्रोल बढ़ गया तो वो डिस्टेंस भी बढ़ गया, पेट्रोल कम हुआ तो डिस्टेंस भी कम हुआ। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसे कहा जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलो गुड। नाउ सी इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? A car takes 2 hours to cover a distance of 100 kilometers at the speed of 50 kilometers per hour. A bullock cart travels 5 kilometers in 1 hour. To cover the distance of 5 kilometers at the speed of 5 kilometers per hour, the bullock cart takes 20 hours. We know that speed multiplied by time is equals to distance. देखो यहाँ पे हमारे पास एक कार है जिसका की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड है? 20 किलोमीटर पर आवर, और हमें जाना है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो कितने कितने देर में हमें पहुंचाएगी वो कार? 100 किलोमीटर कितने देर में पहुंचाएगी? हाउ मेनी, मतलब कितने समय में हमें वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके देगी? इफ वी हैव अ कार विच इज हैविंग, नो, थिंक अगेन, 5 आवर नहीं लगेंगे। हमारे कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और हमें जाना है 100 किलोमीटर से, 2 आवर्स लगेंगे। पहले आवर में जाएगी 2 किलोमीटर, सॉरी पहले आवर में जाएगी 50 किलोमीटर, और बाकी के एक आवर में जाएगी 50 किलोमीटर। 50 और 50, 100 किलोमीटर, और एक 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स लगेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमें जाना है बैलगाड़ी से, बुलक कार्ट से, जिसकी की स्पीड है 5 किलोमीटर इन 1 आवर। तो 50 किलोमीटर अगर मुझे जाना है तो कितना टाइम लगेगा? 50 किलोमीटर जाना है, सोच के बताओ मुझे।
मेरे बुलक कार्ट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लगेंगे आपको 10 घंटे। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 50 किलोमीटर जाने के लिए लगेगा मुझे 10 घंटे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू रिमेम्बर, दैट स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। देखो हमारी इसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर है, और हमें टाइम कितना लगा, 10 घंटा लगा, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 50 हुआ। तो ये फॉर्मूला मतलब फिट बैठता है जैसा हमें यहाँ पे दिया गया है। Now by using the relation, let us put the information above information in tabular form. See, कार जा रही है 50 किलोमीटर, कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, उसे लगता है 2 किलोमीटर का, सॉरी 2 आवर्स का टाइम, वो जाती है 100 किलोमीटर। वहीं पे यहाँ पे जो बुलक कार्ट की स्पीड है वो कम हो गई, ठीक है, यहाँ पे 50 थी, यहाँ पे 5 हो गई, तो टाइम क्या हुआ, टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 20 लग गया, लेकिन हम जा डिस्टेंस सेम ही रहे, हम सेम ही डिस्टेंस जा रहे हैं। सो x into y दैट इज k, तो दिस इज कॉल्ड एज द इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ में आया, मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इसे कहा जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्स वेरिएशन। तो हमें इसे याद कैसे रखना है, देखो x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू, अगर k रहेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू k, अगर ऐसा रहता है तो दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट आ रहा है, तो दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ में आया, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके गुड, समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, सो सी what are the properties, ratio of number a and b is written as a to b or a by b. A is called predecessor or first term and b is called the successor or second term. In the ratio of two numbers, if the second term is 100, then it is known as the percentage. देखो अगर हमें कोई रेशियो दिया गया है और उसकी जो सेकंड टर्म है दैट इज 100, then we will say this is nothing but the percent. ठीक है, उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी, the ratio remains unchanged if its terms are multiplied or divided by नॉन जीरो नंबर। मान लीजिए कि हमारे पास एक रेशियो है दैट इज 3:4, हमें क्या करना है, दोनों को मतलब प्रीडिसेसर को भी और सक्सेसर को भी, फर्स्ट टर्म को भी सेकंड टर्म को भी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 6 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 8। ठीक है, तो हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है, इट डजंट अफेक्ट रेशियो। ठीक है, बट द कंडीशन इज कि द कांस्टेंट दैट वी आर मल्टीप्लाइंग विथ शुड बी नॉन जीरो। अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगी और हमारा जो आंसर है वो गलत आ जाएगा, बराबर। सो a टू b इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय k टू b मल्टीप्लाइड बाय k, इस तरह से रहता है। मतलब हम सेम कांस्टेंट से दोनों टर्म को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कांस्टेंट इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट और नॉन जीरो नंबर। The quantities taken in the ratio must be expressed in same unit. Now see, अगर आप दो क्वांटिटीज का रेशियो पकड़ रहे हैं, so it should be in same units. समझ में आया? Okay. The ratio of two quantities is unitless. For example, the ratio of 2 kg and 300 gram is not 2:300, but it is 2000:300, as 2 kg is equals to 2000 gram, that is 20:3. Now see, हमें बोला गया है कि हमें एक रेशो दिया गया है, that is ratio of 2 kg to 300 ग्राम, 2 kg and 300 ग्राम का हमें रेशो निकालना है। तो वो रेशो इस तरह से नहीं रहेगा,
2 to 300 क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज इसका यूनिट है केजी और इसका यूनिट है ग्राम। या तो ये केजी में चाहिए या फिर ये ग्राम में चाहिए, तो इसे हम ग्राम में कर सकते हैं। 2 kg यानी 2000 ग्राम्स, बराबर। सो 2000, तो ये दो जीरो गए, ये दो जीरो गए, नहीं सॉरी, हाँ ये दो जीरो गए, ये दो जीरो गए। सो बचा क्या? 20:3। देखिए यहाँ पे 20:3 बचा है, और ये ग्राम ग्राम भी कट जाएगा, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सीमा एंड राजश्री इज 3:1। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राजश्री एंड अतुल is 2:3. Then find the ratio of ages of Seema, Rajashri and Atul. देखो, सीमा और राजश्री का कितना है? 3:1 है। राजश्री का और अतुल का कितना है? 2:3 है। हमें फाइंड आउट किसका करना है? तीनों का फाइंड आउट करना है कि सीमा का, राजश्री का और अतुल का रेशो क्या है उनके एज का। तो देखो किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सीमा's age to the Rajashri's age, that is 3:1. Rajashri's age to the Atul's age, that is 2:3 दिया गया है हमें। Second term of the first ratio should be the same as the first term of the second ratio. देखो, second term of the first ratio, this is first ratio. I will change the color of marker. This is the first ratio, और इसकी कौन सी टर्म? सेकेंड टर्म बोला गया है। सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट रेशियो शुड बी द सेम एज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड रेशियो। देखो ये क्या होना चाहिए? ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना है? दो है। सो इसे हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं? देखो, hence to get the continuous ratio multiplying each term of the first ratio by 2 we get 3:1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 6:2। मतलब हमने इसे क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 बना, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 बना। अभी देखो ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई, ठीक है। नाउ सी सीमा's एज टू द राजश्री's एज इज 6:2, ये बन गया। राजश्री's एज टू द अतुल्स एज दैट इज 2:3 बन गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं? सीमा's एज टू द राजश्री's एज टू द अतुल्स एज इज 6:2:3। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? यस और नो? समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि आप सॉल्व करोगे, ठीक है। यस, गुड। So I am opening a blank page for you. I hope this blank page is visible, but it is loading. So we have to wait for a second. Okay. Okay, now it has loaded. See, मान लीजिए कि हमारा जो रेशियो है A:B, A:B है हमारा 6:5, ठीक है। और चलो, और हमारा B:C है 3:4। फाइंड आउट A:B:C, फाइंड आउट करो। चलो ट्राई फाइंडिंग आउट। दिख रहा है A:B है 6:5, B:C है 3:4। सो A:B:C निकालो। यू हैव 2 minutes ओनली। आराम से फाइंड आउट करो, गलती नहीं करनी है। मिल गया?
जल्दी ढूंढ लीजिए, 1 मिनट हो गया है। आई विल वेट फॉर अनदर मिनट एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर। नहीं, 9 नहीं, 9 कैसे आएगा? वी हैव टू फाइंड रेशो ना। देखो यहाँ पे जो हमें दिया गया है ना, यहाँ पे लाइक देखो यहाँ पे, सो इस तरह का हमें रेशो निकालना है। 3 टर्म्स आएंगे उसमें, एक टर्म नहीं आएंगी। 9 कैसे आएगा? वी हैव टू फाइंड लाइक दिस। चलो हो गए हैं 2 मिनट। मैं अभी आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, देख लो एक बार। स्क्रीन की तरफ देखना है सबने, ठीक है? अभी नोटबुक से आप अपनी नजर हटा लो, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो। चलो, एवरीबडी इज वॉचिंग हियर। ओके, चलो। मैंने क्या बताया था आपको कि जो पहला है हमारा, उसकी सेकेंड टर्म, और जो दूसरा है उसकी फर्स्ट टर्म कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, हमें इसे सेम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? सेम हो जाएगी, बराबर। अगर मैं इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 3 18 एंड 5 3 15, काइंड ऑफ ए एलसीएम, यस। और यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी 3 को 5 करना है तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5। सो 3 5 जा 15 एंड 5 4 जा 20। सो ए एस टू बी एस टू सी क्या होगा मेरा? 18, 18 एस टू 15 एस टू 20। देखो, ये दो टर्म सेम होनी चाहिए। है मेरे सेम? सो द फाइनल रेशियो इज 18 एस टू 15 एस टू 20। ओके, गुड, सब लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो, नाउ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1.2 किलोमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 400 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ। क्या करना है हमें? सिर्फ ये जो किलोमीटर में दिया गया है इसको हमें मीटर में लिखना है। 1.2 किलोमीटर यानी 1200 किलोमीटर, और 1200 का 400 के साथ हमें रेशियो निकालना है। दैट इज आएगा 3:1। वेरी इजी, ठीक है? मुझे यहाँ लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो, तो उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड एग्जाम्पल, सी, थर्ड एग्जाम्पल। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ महेश इज 3:5। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस टू इज इनकम। अभी हमें क्या करना है कि सपोज मान लो कि वो कुछ पैसे कमाता है, ठीक है? जो हमारा, क्या नाम है इसका? महेश। महेश XYZ अमाउंट, कुछ तो अमाउंट वो कमाता है, उसमें से वो क्या करता है, उसके दो हिस्से करता है। वो उन पैसों को 3:2 हिस्सों में बांट देता है। तो क्या करता है वो? नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं है। मतलब अगर वो 5 रुपए कमाता है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम दिया गया है। सो इनकम इज, मान लीजिए कि उसका इनकम 5 रुपीज है। सो 5 रुपीज अगर वो कमाता है तो वो 3 रुपए खर्च करेगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंसेस टू हिज इनकम। हमें क्या करना है? परसेंटेज फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? हमें पहले हमें कैसे दिया जाता था कि
10 डिवाइडेड बाय 100 दिया जाता था, ऑलरेडी रहता था हमारे पास, मतलब 10% है ऐसा बोला गया था हमें फॉस्फोरस में, करेक्ट। और हमें यहाँ पे x डिवाइड बाय 20 की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल में क्या किया गया है कि हमें ये इस टर्म को दिया गया है, ये टर्म हमें दी गई है, दैट इज 3:5। हमें क्या करना है, इस टर्म को फाइंड आउट करना है। मतलब 3 में से 5 तो 100 में से कितना, ठीक है। 3 में से अगर 3 रुपए में से वो 5 रुपए खर्च करता है, सॉरी 5 रुपए में से 3 रुपए खर्च करता है, तो 100 रुपीज में से वो कितने रुपीज या फिर कितने परसेंट वो खर्च करता है, मान के चलते हैं। ठीक है, सो देखो कैसे करेंगे हम। 3:5, उसको क्या करेंगे, हमें 5 को 100 करना है, 5 को 100 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे तो 100 आया, और 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हमें 3 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज 60। सो एक्सपेंडिचर टू इनकम कितना आया, 60:100, मतलब वो 100 रुपीज कमाता है तो वो 60 रुपीज खर्च करता है, तो वो 60% पैसा खर्च करता है। सो महेश स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। समझ में आया, कंफ्यूजन कोई, सब अंडरस्टूड और नॉट? ओके, ठीक है, चलो। ओके, नाउ द फोर्थ एग्जांपल। The ratio of number of mango trees to chico trees in orchard is 2:3. If five more mango trees of each type, if five more trees of each type are planted, then the ratio of trees would be 5:7. Then find the number of mango and chiku trees in orchard. ठीक है। सो पहले रेशो क्या था ट्रीज का, ट्रीज का रेशो था 2:3, बराबर। सो लेट द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज बी 2x एंड द लेट चीकू ट्रीज बी 3x। सो इतने सारे ट्रीज मान लीजिए हमारे पास है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में 5-5 ऐड करना है हमें, 2x में भी 5 ऐड करना है। देखो हमें यहाँ पे 2 और 3 में 5 ऐड नहीं करना है, ठीक है। 2 और 5 3 में हम 5 ऐड नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने ट्रीज है, ठीक है। दिस इज रेशियो, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली एड 5 विथ 2। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो हम कर सकते थे डायरेक्टली, जैसे कि हमने किया भी है, एक्स का मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ में, 2 के साथ भी एक्स मल्टीप्लाई किया और 3 के साथ भी एक्स मल्टीप्लाई किया। लेकिन जो 5 एक्स्ट्रा ट्रीज हम लगा रहे हैं, वी विल एड दैट 5 एक्स्ट्रा ट्रीज विथ 2x एंड 3x, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, और ये जब 5-5 ट्रीज एक्स्ट्रा ऐड होते हैं तो उनका रेशो बनता है 5:3, जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ x। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x plus 5 multiplied by 7 is 14x plus 35, and 3x plus 5 multiplied by 5 is 15x plus 25. Okay, so this is how. तो ये सॉल्व करने के बाद में हमें मिलेगा x is equals to 10। अभी अभी हमें x की वैल्यू मिली है, अभी हमें सिर्फ x की वैल्यू मिली है। सो नंबर ऑफ ट्रीज, मैंगो ट्रीज कितने रहेंगे, 2x थे, तो 2x की वैल्यू है 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 20 मैंगो ट्रीज है। और चीकू के ट्रीज है 30, हमें इनिशियल पूछा गया है, ठीक है। इनिशियल मैंगो ट्रीज पूछे गए हैं। आपकी स्क्रीन चली गई होगी मुझे पता है, 1 मिनट में वापस आ जाएगी। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस।
Just give me few seconds. I'll get back to that page. Sorry. Just give me a minute and we will be back to our page. Yes, we are back now. Okay, so the fifth example, fifth solved example is for you as a homework. ठीक है, ये आपको देख लेना है. So from the following pairs of numbers, find the reduced form of ratio of first number to the second number. आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है मेरा मेरा आवाज आपको? ठीक है, चलो तो फाइंड आउट करो पहले नंबर को. पहले नंबर का रिड्यूस्ड फॉर्म फाइंड आउट करो. चलो पहले का फाइंड आउट किया है 6:5. कौन से नंबर से डिवाइड किया उसे? 12 से डिवाइड किया. वेरी गुड. तो मतलब ये आपको आता है. अभी मैं सेकंड डायरेक्टली एग्जांपल लूंगा. फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी. इसको ट्राई करो. ट्राई दिस वन. 700 to 308. प्लीज ट्राई इट. 25 to 11. ओके, किस नंबर से डिवाइड किया बताओ? 28 से डिवाइड किया. ठीक है, लेट मी चेक. 28 मल्टीप्लाइड बाय 11 is, sorry, 28 multiplied by 11, that is 308, correct. And 28 multiplied by 25, that is 700. आया सबका? बाकी लोग 25 to 11 आया? धीरज कहाँ गया है? धीरज तब तक नेक्स्ट वाला ट्राई करो. 14 रुपए और 12 रुपए 40 पैसे का रेशो निकालो. रिड्यूस्ड फॉर्म निकालो.
क्या आया? 35:31, वेरी गुड। नहीं, 35:31 बराबर है ना। हाँ, 40 से डिवाइड किया, करेक्ट, ठीक है। ओके, तो चलो ये आप लोगों को आता है। बाकी लोग आंसर्स क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ धीरज ने ही दोनों आंसर्स दिए, बाकी लोगों ने आंसर लिखना है, सिर्फ यस नहीं लिखना। एक ने आंसर दे दिया मतलब बाकी लोग आंसर देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू राइट आंसर्स ऑल्सो। ओके, बाकी लोग एक बार कंफर्म करो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? इफ द प्रॉब्लम इज फ्रॉम माई साइड देन आई विल ट्राई टू एडजस्ट इट। ओके, दिजेश को क्लियर आ रही है। बाकी लोग? ऋषि शेट्टी ये भी कह रहे हैं कि ब्रेक हो रही है। ओके, ठीक है, मतलब एक दो पर्सन को अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरा नेटवर्क शायद ठीक ठाक है, ठीक है। ओके, तो फिर बाकी लोग मतलब मैत्रेया और इसको आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक ऋषि शेट्टी। तो आप लोग प्लीज आपका एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, आंसर लिखो। ओके, मैत्रेया हैज लेफ्ट एंड शी विल जॉइन अगेन, आई थिंक सो। ठीक है, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो व्हाट वी विल डू, ओके यू कैन ऑल्सो रिजॉइन। ऋषि, क्विकली लीव द क्लास एंड रिजॉइन। ओके जय, ठीक है। ओके, नाउ ऑडिबल बोथ ऑफ यू। तो मैत्रेया एंड ऋषि, आवाज आ रही है आपको? ओके गुड, ठीक है। चलो, हमारे पास तो अभी ट्रिक मिल गई हमें कि आवाज अगर नहीं आ रही है तो क्या करना है, मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करना है। सो वी विल टेक वन एग्जाम्पल and then we will close our today's session. See, I will take the sixth one. Okay, randomly I am choosing the random one. The ratio of ages of Abha and her mother is 2:5. At the time of Abha's birth, her mother's age was 27 year. Find the present ages of Abha and her mother. ठीक है, तो चलो, उनका एज कितना है? वेट, 2:5। उनके एज का रेशो है 2:5, ठीक है। तो उनका आज का एज मान लीजिए कि उनका आज का एज है, ये हुआ उनका आज का एज, ठीक है। तो wait, let me think how we can solve this. You also please think. Okay, you also please think. I will also think about this example. Okay, 2x 3x उनके ratio of ages of Abba's mother and mother is 2:5. At the time of Abba's birth, her mother was 27 year. Okay, 27 year. तो चलो, आभा का सपोज एज था 1, तो उसकी मदर का एज रहा होगा 28, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे जीरो तो नहीं ले सकते, बिकॉज जीरो अगर लेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। मान लीजिए कि आभा 1 साल की है और उसकी मदर तब रहेगी 28 साल की, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस। 1:28 इज इक्वल टू 2x to 5x, ठीक है।
2x हुआ कितना हुआ 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 56x करेक्ट इज इक्वल टू कितना हुआ वेट 5x no we are doing something wrong okay we will solve this example in the next class okay you try it at your home और आपको जो जो नहीं आएंगे वो आप लोग मुझे बताएंगे अपने गूगल क्लासरूम में और मैं वो जो आपको नहीं आते हैं मैं एक बार ट्राई करूंगा ओके आभा इज 10 years ओल्ड एंड मदर इज 38 ठीक है आपने सॉल्व कर लिया वेरी गुड चलो ठीक है वेरी गुड तो अभी हमारा टाइम भी हो चुका है ठीक है सो वी विल सॉल्व द रिमेनिंग एग्जांपल्स अगर आप में से किसी को किसी एग्जांपल में दिक्कत आती है तो उस एग्जांपल को हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे ठीक है चलो आई थिंक इट इज द टाइम टू से बाय बाय एंड बाय बाय एवरीवन चलो एवरीवन लीव द क्लास या बाय बाय भूमि पवार लीव द क्लास प्लीज लीव द क्लास भूमि पवार क्लास लीव करिए भूमि पवार